दोस्तों, मैं पंकज जैन अपनी ऑटोबायोग्राफी का अगला एपिसोड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोगों ने प्यार से मनी गुरु नाम दिया है। अब मैं आगे बात करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न था मेरे बच्चों की होम स्कूलिंग। पहले तो यही वर्ड एक प्रिवेल्ड था तो मैंने होम स्कूलिंग बात की, बाद में वो धीरे धीरे कैसे अनस्कूलिंग बन गई ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले एक बात दिमाग में आती रहती थी। वो दिमाग में क्या आता था कि जितना समय हम अपने करियर को बनाने में या चीज़ों को सीखने में लगाते हैं, तो मेरे दिमाग में एक सवाल हमेशा आता था, एक कमरे के अंदर हमको दुनिया के बारे में सिखाया जाता है और हम वहाँ पे 6 घंटे 8 घंटे उन चारदीवारी के अंदर गुजारते हैं और पढ़ते हैं कि यूरोप यहाँ पे है, यूएस वहाँ पे, इंडिया में इतने स्टेट हैं, ये कैपिटल है, इस तरह के खेत होते हैं, उस तरह के नदी पहाड़ झरने होते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ा। और मुझे ये लगता था कि एक बार इंसान के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आज़ादी। आज़ादी अगर उसको मिल जाती है तो बाकी सीखने की एक असली प्यास उसके अंदर जाग सकती है। पर जब भी हम इस तरह का कोई नया विचार करते हैं जो एकदम हमारी कन्वेंशन से अलग हो, तो बहुत डर लगता है। वो अनजाना सा डर होता है। अनजाना सा डर मतलब सारा माहौल जो कुछ बोलता सुनता देखता चला आ रहा है, आसपास की सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, उसके खिलाफ जब हम काम करने लगते हैं तो हमको अंदर ही अंदर एक ऐसा डर लगता है कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो गलत तो नहीं है, फिर भी कहीं गड़बड़ हो गई तो हमेशा हम क्या सोचते रहते थे कि भाई आप स्कूल में पढ़ाई कर लो, उसके बाद में जब जॉब लगेगी तब आप मज़े करना। फिर जॉब करने लगे तो ये पता लगा कि पहले शादी वादी करके बच्चे बड़े कर लो, उसके बाद मज़े करना। फिर हमने सुना रिटायर हो जाओ, उसके बाद मज़े करना। और जब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे फादर रिटायरमेंट के एज के करीब आए और फिर वो रिटायर हो गए, उनकी लाइफ को देखा तो मुझे पता लगा कि अरे ये तो एक अलग ही प्लान है जो कभी पूरा ही नहीं होगा। तो पहला मेरे पास जो दिमाग में कारण था कि आज़ादी मिलनी चाहिए। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तो मैं इनका करप्ट नहीं कर सकता। और दूसरा, जो कुछ मैंने किताबों में पढ़ा था वो मुझे असली ज़िंदगी में मदद नहीं कर रहा था। इंजीनियर बनने के बाद में भी मुझे लग रहा था कि जो असल में ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो मुझे बाहर से सीखने को मिल रही है। तो क्यों ना मैं इनको आज़ाद छोड़ूं और बच्चे ये पता करें कि उनका असल रुझान क्या है। अभी लोग बात करते हैं ना, दिन भर स्कूलों में भेज के, शाम को कोचिंग में भेज के, फिर बात होती कि अपना असली पैशन खोजो खोजो। जब आदमी फुर्सत में ही नहीं है तो पैशन क्या खोजेगा। तो आसपास जो भी इन्फ्लुएंस होगा उसके हिसाब से लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। दूसरी एक बात मेरे दिमाग में आई थी कि जितना कॉस्ट लगता है, सपोज़ मैं मेरे पास मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग या रिटायरमेंट कैलकुलेटर जैसे ऑनलाइन टूल्स थे, तो मैं वहाँ पे गया और मैंने ऐसे डाल दिया कि मेरे बच्चे की फ़ी अगर 2,000 रुपया महीना है या 1,000 रुपया महीना है, तो अगर मैं उसकी एजुकेशन में यहाँ लगाने के बजाय उसका रिटर्न अगर देखता हूँ तो क्या निकल के आता है। तो मुझे ऐसा दिखता था कि अगर लगातार ये यहाँ पे ये पैसा बचता रहे तो इनके पास आगे 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे वो चुन के आगे जो भी सीखना चाहिए उसको सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि नॉलेज का कोई रिप्लेसमेंट है, सीखने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन सीखने के सिस्टम का रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। कि सीखने का सिस्टम अगर इफ़ेक्टिव नहीं होता है, जो सिस्टम पहले बहुत इफ़ेक्टिव था वो आज की तारीख में इफ़ेक्टिव नहीं हो, ये हो सकता है। तो ये मैंने होने दिया। तीसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में आती थी कि कोई मेरे रिलेटिव थे, दोस्त थे, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो हो सकता है पास वाले लोग बोले कि यार हम तो ठीक है, आपसे कम पढ़े लिखे हैं, पर आप पढ़े लिखे हो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं पड़ जाएगा। ये तो मतलब अजीब बात कर रहे हैं आप, ऐसा किसने किया है आज तक। अब ये ऐसा मैं क्यों कर पाया, मैं अपने बच्चों की होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग की बात क्यों सोच पाया, क्योंकि मैं स्कूल सिस्टम का हिस्सा था। तो अगर टेबल के इस पार बैठ के जब पेरेंट्स आपके सामने आते हैं और वो आपसे उम्मीदें करते हैं और आप उन बच्चों को सचमुच कुछ सिखाना चाहते हैं, तो सिस्टम में रहते हुए आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और आपको पता लगता है कि आप जो चीज़ें इनको सिखा रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए इनको तैयार कर रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है। कई बार तो ये सवाल आया कि जो भी सिलेबस हम स्कूल्स वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं, वो आज से 50 60 70 साल पहले उसकी एक आउटलाइन बनी थी जो मैकाले ने बनाई थी। उसमें हम थोड़ा 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 फेरबदल करते चले गए, लेकिन असल में एक बात जो रही कि इंसाइक्लोपीडिया बनने जैसी तैयारी थी कि मुझे इसके बारे में पता है, मेमोराइज़ है, लिख दूंगा, इसके बारे में पता है, मेमोराइज़ है, लिख दूंगा। ये सब बातें मुझे लगी कि ये
ठीक नहीं है। मुझे सोचना सीखना चाहिए। सोचना कैसे? कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट कर सकूं और फिर ये देख सकूं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है लाइफ की, आपकी या आपकी फैमिली की, और फिर आप उसको सॉल्व करने के बारे में सोचो। तो अगर आपसे लोगों आप में अगर सारा सीखने के बाद लोगों से जुड़ने की नहीं, कटने की इच्छा हो रही है, और दूसरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, तो फिर कहीं ना कहीं फंडामेंटल मिस्टेक है। ये सोच के मैंने शुरुआत की और दोस्तों सचमुच रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में बीच का मामला बड़ा डरावना था। तो किसी ने पूछा कि ऐसे ऐसे करोगे भाई, इतने सारे लोग एक ही रास्ते पे चले आ रहे हैं, वो सब पागल थे क्या? मैं कहा बात वो नहीं है। अगर मैं एक नाली खोद दूंगा तो पानी बहेगा, पर नाली में बहेगा। अगर मैं नाली नहीं खोदूंगा तो फिर वो किसी भी दिशा में बह सकता है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि देखिए हमारा दिमाग कैसे स्टीरियोटाइप हो जाता है कि जब आप एक हाईवे पे चलने लगते हैं तो आपको पता लगता है कि वहाँ जाने का एक ही रास्ता है। लेकिन हाईवे अगर नहीं होता तो हम पता नहीं खेत के कौन से कोने से, दाएं या बाएं, इधर या उधर से कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते, भले ही गलती करते हुए पहुँचते। तो ये जो एक बात थी कि अगर आप एक रास्ता नहीं देते हैं तो फिर कई नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। और ज़िंदगी में आज उसी की बात हो रही है कि धीरे धीरे दुनिया बदल चुकी है। जब से आपको इतना कम्युनिकेशन मिल गया कि हर चीज़ आपके पास आसानी से अवेलेबल है, आप कितना भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, तो फिर आप अगर एक किताब में ये पढ़ोगे कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती है, उस वक्त कोई दूसरा बंदा जाके गूगल पे सर्च कर सकता है कि ये 206 हड्डी, इनका ये डिटेल फ़ोटो है और इनके पार्ट्स के ये नाम है, एक एक हड्डी के कितने कितने पार्ट्स हैं, ये भी उसको पता होगा। तो फिर कैसे बनेगी वो क्यूरियोसिटी सीखने की? तो दोस्तों ये सोच के मैंने शुरुआत की। और पहली बच्ची जो बड़ी बेटी है मेरी, जो अभी 17-18 की है, वो पहले 3rd क्लास तक किसी स्कूल में गई, उसने बेसिक पढ़ना लिखना वगैरह सीखा। जो यंगर डॉटर है, जिसको मैं प्यार से निफ्टी बुलाता हूँ, वो अभी 12-13 साल की है, ये कभी स्कूल नहीं गई। तो मेरे दोनों बच्चे अपने अपने तरीके से अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। इसमें अनुभव क्या रहा है? अनुभव ये रहा कि पहल तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अगर किसी एक बस से उतर गए हैं तो दूसरे किसी वाहन से हम उनसे आगे निकल जाएं। तो ये कंपटीशन की ये जो बुखार और ये बीमारी है, ये जो दौड़ हमारे अंदर भरी हुई है, ये एकदम से जाती नहीं है। तो मैं क्या कर रहा था कि इन बच्चों को सिलेबस की बुक्स लेके बैठा था और पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। बस शुरुआती बात है, जब मैंने डिसाइड किया और होम स्कूलिंग का पहला ही साल था, तब मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में मेरी भांजी थी उसने अचानक से एक लाइन बोली कि पहले तो डायन स्कूल में थी, अब घर में आ गई, 24 घंटे खाएगी। अब वो मजाक में बोल रही थी, 13-14 साल की उसकी उम्र रही होगी, पर मेरे दिमाग में बात घुस गई। मैंने कहा हाँ यार, मैंने उसका स्कूल का जो फन पार्ट है वो तो चुरा लिया, और अब मैं यहाँ पे बैठ के ये किताबों का सारा नॉलेज, रूखा सूखा जो भी इंसाइक्लोपीडिया वाला नॉलेज इनके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो अन्याय हो जाएगा। फिर मैंने वो चीज़ छोड़ दी, उनको अपने भरोसे छोड़ दिया। तो आगे जाके बात आई अनस्कूलिंग की। अनस्कूलिंग मतलब मेरा ये मानना है धीरे धीरे कि जैसे जानवर का बच्चा जीना सीख लेता है और जीने के लिए जो भी ज़रूरी है हर चीज़ वो धीरे धीरे सीखता जाता है, वैसे इंसान का बच्चा उससे ज़्यादा काबिल है, तो वो ऑर्गेनिक लर्निंग कर सकता है। पर बीच बीच में डर की बड़ी लहरें आती हैं, क्योंकि आसपास के लोग आपसे सवाल करते हैं। 6 महीने तक तो यह हालत रहती कि आप पैनिक में आ जाते हो। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा गुस्सा भी था, मेरे अंदर कुछ ऐसे सवाल थे। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने कहीं पे ऐसा देखा कि जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं वो प्रॉब्लम भी डायग्नोज नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी की, और लाइफ को उन्होंने जैसा जीना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा उलझा हुआ बना लिया। तो मुझे ये बात लगने लगी कि भाई वहाँ से कोई समझदारी आती है, ये बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और फिर मैं इतना गुस्से में था कि मुझे लगा कि ज़िंदगी अगर ऐसी ही है तो इस ज़िंदगी भी नहीं चाहिए मेरे को। अगर गलत नहीं होता तो हम निकल भी लेते हैं यहाँ से। मतलब एक सुसाइडल टाइप के थॉट कई बार ज़िंदगी में लोगों को आते हैं। तो हमने कहा नहीं, मर तो नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है, ज़िंदा रह रहे हैं अपने तरीके से। पीछे रह जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन इस दौड़ में मैं शामिल नहीं हो रहा जिसके लिए मेरा दिल हाँ नहीं बोल रहा। तो उस कारण से, उस गुस्से से आपको एक ताकत मिल गई
लोग जब आपसे सवाल कर रहे थे तो आपने कहा ठीक है, होगा, वो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पीछे रह जाएंगे ना, चलेगा। 1 डेढ़ साल 2 साल के बाद ये वाली स्थिति बन जाती है कि आसपास की दुनिया आपको स्वीकारने लगती है जैसा आप बोलते हो। तो पहले तो मैं छोटे शहर में था, फिर जब मैं मुंबई और गोवा आया तो मुझे समझने जानने वाले और ज़्यादा लोग मिले। पहले जब मैं छोटे शहर में बात करता था कि होम स्कूलिंग, तो लोग एकदम ऐसे देखते थे कि हाँ क्या कहा। लेकिन जब मैं बड़े मेट्रो सिटीज़ वगैरह में आया तो वहाँ पे एकदम लोगों ने सुना तो बोले वाओ क्या बात है, कैसे करते हो, क्या करते हो। फिर डिटेल बात हुई। जब जब घबराहट होती थी तो आप सवाल के जवाब ढूंढने जाते थे। मैं स्टडी करने गया तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और वहाँ से ये बात समझ में आई कि इस चीज़ की ज़रूरत तो है ही भाई। ये एक सनक में तुनक में निकल आने वाली बात नहीं है। इसके पहले जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था तब भी मैंने गिजुभाई बधेका की किताबें पढ़ी थी, जो वकालत का पेशा छोड़ के और प्राइमरी लेवल के बच्चों के साथ काम करते थे और उनको मूँछों वाली माँ कहा जाता था। तो मैं जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था तो मेरे लिए भी बच्चों का जो नज़रिया रहा था वो लगभग वैसा ही था, क्योंकि मैं बड़े लविंग तरीके से बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन मुझे सिर्फ LKG नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता था, क्योंकि उनको मैं एक्चुअल लर्निंग दे पाता था। मतलब ऐसा कहा जाता है ना, मैं जब घूमता फिरता था यहाँ वहाँ, जब मैंने इंडिया टूर किया तो मुझे कोई फ्रेंच टूरिस्ट मिले, उनसे मैं बात कर रहा था तो एजुकेशन की बात निकली। तो मैंने कहा हमारे यहाँ भी अब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, अब तो वो 2-2.5 साल के बच्चे को ही स्कूल में एडमिट करा के उसको सिखाना शुरू कर देते हैं, हम कोई पीछे नहीं हैं। तो वो हंसने लगी और फिर उसने कहा कि ये बेवकूफ़ी कौन कर रहा है। जब तक आपके बच्चे के सारे सेंसेस ठीक से डेवलप नहीं हो जाते तब तक उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। उसकी काइनेस्थेटिक मोटरिंग स्किल डेवलप होती है, उसके बाद उसको अक्षर ज्ञान कराना ठीक होता है। तो मुझे लगा भाई हम तो क्या सोच के क्या करने जा रहे हैं और काम उल्टा ही हो रहा है। तब जाके मुझे और स्टडी करने का मन हुआ। फिर मुझे टॉलस्टॉय के बारे में पता लगा कि उन्होंने नोबेल प्राइज़ लेने के बाद में, इतने बड़े राइटर बनने के बाद में, अपने गांव में जाके छोटे बच्चों के लिए काम शुरू किया। क्योंकि आगे जब साइकोलॉजी में पढ़ा तो पता लगा कि 4 साल तक के बच्चे का अपना पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है, उसके बाद में उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता। तो मैं 2-3 साल 4 साल के बच्चे जो थे उनके साथ पहले मिक्सअप होता था, प्यार से उनसे एक रिश्ता बनाता था। मैं कहता था अपने आप से कि पहले इनका ढक्कन खोलो, मतलब इनके दिल का दरवाज़ा खोलो, फिर उसमें कुछ डालो। हम दरवाज़ा खोलते ही नहीं हैं और उसके बाद उस पर जाने क्या क्या डालना शुरू कर देते हैं। बच्चा खुद भी परेशान हो जाता है, आपको भी परेशान कर देता है। तो दोस्तों ये सारे तैयारी के साथ बाद में भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जब आप इस तरह का कदम उठाते हैं जो आपके आसपास की धारणाओं के खिलाफ है तो आपको बहुत डर लगता है। तो इसलिए क्या हुआ कि बीच बीच में ऐसे घबराहट होती थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं अपनी सनक में धुन में कहीं और गड़बड़ न कर जाऊँ। फिर इस दौरान मैं मेडिटेशन के लिए जाता हूँ तो वहाँ मुझे एक इंसाइट नया मिलता है। वहाँ ये पता लगता है कि असली ज्ञान शब्दों के परे है और हम सारा ज्ञान अपना शब्दों में ही ले रहे हैं। फिर हेल्थ के बारे में नहीं जान के, अपनी बॉडी के बारे में नहीं जान के आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं हो सकते। सक्सेसफुल तो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि सक्सेस की परिभाषा बड़ी उलझी हुई है। तो सक्सेस की परिभाषा पे आगे सवाल कब खड़े हो गए, जब मैं अपने IIT वाले दोस्तों के साथ रहा। तो वो मेरे से एज में बहुत छोटे थे, लेकिन मैं ये देख रहा था कि वो बहुत अच्छा कमा रहे थे, उनका करियर वगैरह सब कुछ अच्छा था, पर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था। वो ऐसा कुछ मिसिंग था कि उससे उनके अंदर की जो खिलावट है वो कहीं रुक रही थी। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सक्सेस की डेफिनेशन जो हम मान के आ रहे हैं, भाई पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं कि इसको पढ़ाते लिखाते हैं और IIT कोचिंग के लिए या AIPMT के लिए भेज देते हैं और फिर ये डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा, इसका पैकेज हो जाएगा साल में 15, 20 या 30 लाख का, और उसके बाद तो ज़िंदगी में ऐश ही ऐश है। लेकिन इसके बाद जो सवाल खड़े होते हैं उनके भी हमको जवाब तो ढूंढने ही पड़ेंगे। तो उसको भी देखने की वजह से ये खोज मेरी और ज़्यादा गहरी होती गई। फिर मैंने सडबरी वैली स्कूल के बारे में पढ़ा, क्योंकि बात ये थी कि मेरी जो छोटी बच्ची है निफ्टी, जिसको मैं प्यार से बुलाता हूँ, वो 10-12 साल तक ठीक से अक्षर ज्ञान भी नहीं ले पाई थी।
मतलब उसको एक पेपर पढ़ने को दे दो तो वो धीरे धीरे देखती पढ़ती रहती थी हल्का फुल्का। तो ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। अब मैं ज़बरदस्ती करने को तो राज़ी था नहीं, उनको सज़ा देने के लिए राज़ी नहीं था। वो जब जब खुश होते थे और मस्ती करते थे मैं उनको छोड़ देता था। अब धीरे 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 एक दिन मैंने देखा कि उसके अंदर एक सेंस डेवलप हुआ और वो फिर खुद ही पढ़ने लगी। वो फिर खुद ही अपने फ्रेंड्स के एपिसोड एक के बाद एक देख रही है, फिर दूसरी वेब सीरीज़ देख रही है। पहले छोटा भीम पे थी, अब धीरे से वो नेटफ्लिक्स पे आ गई और उसने देखना शुरू किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये प्रिटेंड कर रही है, बस ठीक है, इसको अच्छा लग रहा है कि मैं ये चीज़ देख रही हूँ, समझ में तो कुछ आता नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे ड्रामेटिकली वो आराम से सब कुछ सुनने लगी, समझने लगी और फिर वो लिखने लगी। और बाद में उसने इंटीरियर डिज़ाइनिंग को स्टडी करना शुरू किया। फिर उसको लगा कि नहीं, मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है, अभी वो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रही है। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि 12-13 साल की बच्ची है, उसको साइकोलॉजी में क्यों इंटरेस्ट हो गया, आखिर क्या बात है। मुझे लगा होगा बुखार, थोड़े 2-4 दिन में उतर जाएगा, पर वो भी चलेगा। एक्चुअली जैसा मेरा करियर रहा है, मैं हमेशा कंसिस्टेंसी में रहा, ऐसा नहीं था। मैंने जब जब जहाँ से जो सीखा बस सीखा। ऐसा नहीं कि हम होपलेस थे, निराशा में थे, खुश नहीं थे। खुश होते थे, निराश भी होते थे, कुछ सीखते थे, सीखना छोड़ भी देते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे, फिर जहाँ इंटरेस्ट होता था वो सीखते चले जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब कनेक्ट द डॉट्स हुआ तो एक पूरा पिक्चर तैयार हुआ मेरी ज़िंदगी में। वही उम्मीद मुझे उसके लिए अब लगने लगी और उसका फिर मुझे धीरे धीरे तसल्ली मिलने लगा। अब वो अपना आराम से पेंट वेंट करने लगी। फिर धीरे से मैं जब अपनी बड़ी बच्ची को देखता था तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि चलो ठीक है, आप नॉलेज के बारे में तो इंटरनेट वगैरह पे चीज़ें सिखा लोगे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना, दोस्ती करना, ये सब कैसे होगा। इसका मेरे पास उस वक्त तो कोई ठोस जवाब नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि मेरे दिमाग में एक बात ज़रूर थी कि स्कूल जब जाते हैं तो 3-4 लोगों की, दोस्तों की लॉबी होती है, उस लॉबी के बीच में ही लोग घूमते रहते हैं और 8-8 साल तक उनके साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। उनके साथ सिर्फ कनेक्टेड है तो बाकी लोगों से कनेक्टेड होना कम भी कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे बच्चों ने एक शहर में कुछ दोस्त बनाए, इनके पास समय था तो हर एक दोस्त के साथ ही पॉपुलर थे। भाई जिसके पास समय है वो ध्यान दे सकता है तो प्यार अपने आप हो जाता है, चीज़ें चलती रहती है। फिर वो अगले शहर आ गए तो पुराने शहर के कॉन्टेक्ट्स को तोड़ा नहीं, और टेक्नोलॉजी है ही कनेक्ट रहने के लिए, तो वो भी हुआ। फिर बॉम्बे में नए दोस्त बना रहे हैं, फिर गोवा में नए दोस्त बना रहे हैं, और कम्युनिकेशन के मामले में अलग अलग तरह के लोगों से मिलते मिलते बहुत कुछ अच्छा सीखने लगे। फिर अलग अलग एज ग्रुप के साथ वो टाइम स्पेंड कर पाए। वो अपने दादा दादी के साथ दोस्तों की तरह टाइम स्पेंड कर पा रहे थे तो उनसे कुछ अलग सीख रहे थे। वो मेरे एज के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे थे तो उनसे कुछ सीख रहे थे। उनके बच्चों के साथ में अलग से टाइम स्पेंड कर रहे थे, उनसे कुछ अलग सीख रहे थे। चीज़ें इस तरीके से चलती रही और आज मैं देखता हूँ कि वो बहुत अच्छी पेंटर है, बहुत अच्छी सिंगर बन रही है और साथ में बहुत अच्छे तरीके से अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकती है और उसको बार बार कुछ अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आते रहते हैं, उसके साथ वो काम करती रहती है। आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको उनसे रूबरू भी कराऊंगा। आप लोग देखेंगे मेरी बच्चियों को। आपने एक वीडियो तो देखा ही होगा। पहले मैंने सोचा था कि चलो मेरे स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सीख जाएंगे तो करियर के नाम पे तो ये बात हो जाएगी, लेकिन जैसे पिताजी की दुकान पे बच्चा बैठना पसंद नहीं करता तो इन्होंने भी कह दिया कि भाई ये अभी हमको नहीं करना। तो जो चीज़ आप सुबह शाम रात दिन देख रहे हो उसके लिए आपको कोई इंटरेस्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये जो करना चाहते हैं वो करें। मेरे दिमाग में एक ही थॉट प्रोसेस है, उनका ज़िंदगी कैसे गुजरे, वो शादी करती हैं नहीं करती हैं, उनका हस्बैंड अमीर हो गरीब हो अच्छा हो कैसा भी हो, लेकिन जैसे भी ज़िंदगी के हालात हो उसमें सुबह से शाम तक अगर हम खुश रह के गुजार दें और अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो वो काम हो जाएगा। तो हुआ यही था कि स्कूल्स में कई बार होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाती है इंसान की, क्योंकि वहाँ कंपैरिजन चल रहा है। तो जब मैं समर हिल करके एक प्रोजेक्ट को स्टडी कर रहा था जहाँ पे लोगों ने एजुकेशन के नए सिस्टम को डेवलप किया और काम किया, तो उनकी स्टोरी में एक चीज़ पढ़ी थी मैंने कि हम सब लोगों को जनरलाइज करके सभी चीज़ों में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं।
तो एक कहानी उन्होंने कही कि कछुआ और तोता और मछली, कछुआ, तोता, मछली, हाथी, ये अलग अलग लोग थे। इन सबको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश की गई। तो कछुआ तैरने में तो पास हो गया लेकिन उड़ने में फेल हो गया। हाथी ज़मीन पे चलने में पास हो गया लेकिन उड़ने में फेल हो गया। और पंछी उड़ने में ठीक था लेकिन पानी में तैरने में फेल हो गया। तो इस तरीके से सब पे फेलियर का एक लेवल लग गया। तो ये नेगेटिव सेल्फ इमेज आनी नहीं चाहिए लेकिन आ जाती है। और हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमने हर चीज़ को एसोसिएट कर रखा है कि अगर बाहर निकलने से, लोगों से मिलने से बच्चे सीखते हैं तो उसके लिए 7 घंटे स्कूल के कमरे में बंद करना ज़रूरी नहीं है ना, आप उनको बाहर निकलने दीजिए। तो अभी बच्ची ने जब ट्रैकिंग ज्वाइन की तो उसने 1 महीने के अंदर 50 दोस्त बनाए, वो भी अलग अलग एज ग्रुप के थे। उसमें आर्मी के प्रोफेशनल्स भी थे, डॉक्टर भी थे, उसमें उसकी एज के बच्चे भी थे, उससे एज के छोटे बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे। तो हर तरह की इमोशन से उसका एक्सपोज़र हुआ और वो बहुत खुश हुई। तो मतलब मेरे साथ कुछ कुछ ऐसी खास बातें हुई है, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं तो बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि वो जो बुक्स आई है मुझे वो ख़रीदना है। वो मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही कि बुक्स के लिए ऐसी ज़िद करने लगे हैं। ऐसा कब होता है कि वो किताबों के लिए मरे जा रहे हैं? क्योंकि एक बार जब आपकी प्यास पैदा होती है ना सीखने की, फिर आप रुकते नहीं। ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है कि जब मैं सीखने के लिए स्कूल कॉलेजेस में जाता था तब तो सीखने के लिए मैंने मक्कारी नहीं की, जो कुछ उसमें बताया गया वो मैंने रटा लिखा, मैंने अच्छी रैंक भी हासिल की, लेकिन असल में कुछ सीखा ही नहीं था, ऐसा लगता है। और जब मैं बाहर आया और जब मुझे पता लगा कि ज़िंदगी में ये नॉलेज मुझे यहाँ ज़रूरी है, ये नॉलेज इसलिए सीख रहा हूँ, इसको सीखने से ये ताकत मिल रही है, तब मेरा सीखना लगातार चलता भी गया और बढ़ता भी गया। आज तक मैं सीख रहा हूँ दोस्तों, और इसीलिए ये सारी चीज़ें जो आपके साथ करता हूँ मैं, ये करता चला जाता हूँ। क्योंकि मेरे पास हमेशा एक ही सवाल होता है, क्या करूँ? दिन में सो जाऊँ या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर लेता हूँ? सबको पसंद आएगा? नहीं। सब भरोसा करेंगे? नहीं। कोई एक को पसंद आएगा, कोई 2 लोग भरोसा करेंगे, काफ़ी है ना, सोने से तो बेहतर ही है। इस तरीके से सोच के मैंने काम करना शुरू किया है दोस्तों। ये होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग का सफ़र मैंने बताया आपको, और साथ में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिससे आपको और मोटिवेशन मिल जाता है। तो मेरे पास मुंबई से कहीं फ़ोन आता रहता है, लोग चाहते हैं कि वो ये जो सिस्टम है इसमें गड़बड़ तो है, लेकिन इसके अलावा क्या करें ये उनको समझ नहीं आता। दोस्तों एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार चलना शुरू कीजिए, रास्ते मिलते जाएंगे, चीज़ें होती जाएगी। लेकिन इस बात की घबराहट रखने की ज़रूरत नहीं है हमको कि कई बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। वैसा तो होता हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरी बच्ची आज अपने आप की फेवरेट है, जब भी मेट की गीत की तरह। मतलब वो अपने आप से प्यार करती है, खुश रहती है और अपने घर वालों से भी प्यार करती है। हम सब क्लोज निट फैमिली है, खुशी खुशी कुछ ना कुछ करते, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिन गुजारते हैं। हमारी लाइफ में टीवी चैनल या टीवी का नाम ही नहीं है, ऐसी कुछ भी ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं है जिसमें लोग ज़िंदगी का अधिकतर टाइम गुजारते हैं। हम अपने तरीके से खुश रहते हुए ज़िंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। अब इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ चैनल पे भी जाइएगा, वहाँ पे भी मैंने होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग के बारे में बात की है। एजुकेशन सिस्टम पे काम करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना रहा है। ये स्टॉक मार्केट के जो ट्रेनिंग्स डेवलप की है मैंने, या स्पीड इंग्लिश या कमोडिटी या करेंसी के कोर्सेज जो बनाए हैं, इसमें उस चीज़ का असर दिखता है कि मैं कोई भी प्रोफेशनल स्किल को इस तरीके से सिखाना और तैयार करना चाहता हूँ कि आदमी दूसरे दिन ही उससे कनेक्टेड हो जाए, उसमें पूरी तरह घुस जाए और रिज़ल्ट मिलने लगे उसको, ताकि उसका सीखना कभी बीच में छोड़ने का ख्याल भी नहीं आए। तो सीखना तभी होगा जब हम सीखने को एंजॉय करें। इसी बात पे मैं काम करता जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये होम स्कूलिंग अनस्कूलिंग की जो स्टोरी थी वो कैसी लगी, मैंने जो स्कूल की फ़ी और टाइम बचाया उसको इन्वेस्ट किया तो बहुत बड़ा पैसा बना, और मैं अपने बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भी भेज पाऊँ, शायद उसकी भी संभावना बन पाएगी। लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है। थैंक यू, बाय।